हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्फिनिस क्लैन और फायरी इमोर्टल लैंड के सभी क्लैंस के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल चल रही थी। जहां जैसे गोडेसलुओ ब्रेक थ्रू करते हुए उनके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करती है, तो इमोर्टल गॉड वुशेंग ने वहां पे एल्फिनिस क्लैन का साथ देने के लिए अपनी माचा सोल बॉडी को वहां पे भेज दिया था। पर इमोर्टल गॉड वुशेंग का मुकाबला करने के लिए लिन फेंग तो ऑलरेडी वहां पे उसी का इंतजार कर रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे वहां पे बहुत ही कड़ी टक्कर देते हुए अपनी डिक्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर लाकर उसकी माचा सोल बॉडी को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, धोखेबाज चोंगचन को भी वहां पे चांद से मार दिया था, जिसको लेकर अभी वो सभी लोग वहां पे खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक से लिन फेंग और गोडेसलुओ के सामने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होना शुरू हो गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी जगह का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे महसूस करके गोडेसलुओ भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये तो हेल किंग की डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी है। और ये कहकर गोडेसलुओ वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहती है कि अब हम क्या करें, जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करें, आप मेरे साथ ही रहना। और ये कहकर लिन फेंग वहीं पे खड़ा होकर उस डार्क एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा था। पर तभी अचानक से ही वो डार्क एनर्जी वहाँ पे उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए गोडेसलुओ को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। लेकिन गोडेसलुओ वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जा पाती उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसका हाथ पकड़ लिया था। पर वो पोर्टल अभी तक भी लगातार वहाँ पे गोडेसलुओ की बॉडी को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। जो देखा तो लिन फेंग को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो कह रहा है। इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क एनर्जी की सोर्स के बारे में पता करने की कोशिश करता है। जहाँ जैसे वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल की दूसरी तरफ देखता है, तो वो डार्क एनर्जी उसे वहाँ पे मिंग फेंग की बॉडी से निकलते हुए दिखाई दे रही थी। जो देखकर लिन फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से अपनी जिनियन विंग्स को एक्टिवेट करते हुए गोडेसलुओ को लेकर खुद ही वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जाने लगा था। जहाँ जैसे वो दोनों उस पोर्टल से होते हुए अंदर की तरफ पहुंचते हैं, तो वहाँ पे इमोर्टल गॉड वुशेंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। इवन उसने वहाँ पे एल्फिनिस क्लैन का इस्तेमाल करते हुए मिंग फेंग की बॉडी को भी अपनी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में कर लिया था। वहीं गोडेसलुओ और लिन फेंग को वहाँ पे आते हुए देखकर इमोर्टल गॉड वुशेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, आओ आओ, मैं यहाँ पे तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन लिन फेंग का तो वहाँ पे उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो वहाँ पे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर चिल्लाते हुए कहता है, मिंग फेंग मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि इमोर्टल गॉड वुशेंग वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, तो तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी बच्ची है? अगर ऐसी बात है तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो आओ, मैं तुम दोनों बाप बेटी का मिलन करवाता हूँ। और ये कहकर इमोर्टल गॉड वुशेंग वहाँ पे एक बार फिर से मिंग फेंग की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डार्क एनर्जी को चैनलाइज करते हुए उसके पावर को रिलीज करने लगा था। और उस खतरनाक एनर्जी को देखकर गोडेसलुओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये तो इमोर्टल किंग लेवल की फ्लेम है। और ये कहते हुए जब उनकी नजर वहाँ पे मिंग फेंग की बॉडी के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, ये तो यहाँ पे अपनी सील को तोड़ने के लिए इस लड़की की सोल को बंद कर रहा है। अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो इस लड़की का लाइफ फोर्स बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग इस लड़की को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। और ऊपर से वुशेंग भी आजाद हो जाएगा, जिसके बाद हमारे फायरी रियलम का क्या होगा, ये तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। गोडेसलुओ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। और वो गुस्से से वहाँ पे इमोर्टल गॉड वुशेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, मेरी बेटी से दूर रहो, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर अभी लिन फेंग वहाँ पे गुस्से से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। उससे पहले ही सामने की तरफ मौजूद इमोर्टल गॉड वुशेंग अपना पाँव काफी जोर से नीचे जमीन पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी डार्क पावर्स वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी के साथ रिलीज होने लगी थी, जो कि सीधे वहाँ पे मिंग फेंग की बॉडी से होते हुए एक डार्क फीनस का रूप लेना शुरू कर देती है। और उस डार्क फीनस ने भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग को रोकने के लिए अपने डार्क फीदर्स का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वहीं अपनी तरफ आते हुए उन हमलों को देखकर लिन फेंग भी जल्दी से अपनी डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर को बाहर निकाल कर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है, जिसके चलते उस डार्क फीनस का कोई भी अटैक वहाँ पे लिन फेंग को छू भी नहीं पा रहा था। पर उसी के साथ साथ लिन फेंग को वहाँ पे उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए लिन फेंग को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से उसके एक मामूली से अटैक को रोकने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखकर इमोर्टल गॉड वुशेंग वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो है, मुझे तो लगा था कि आपकी बात तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। वहीं इमोर्टल गॉड वुशेंग वहाँ पे जो कुछ भी कहता उसकी आवाज के साथ वहाँ पे मिंग फेंग की आवाज भी सुनाई देती। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस डार्क फिनिश ने अचानक से आगे बढ़ते हुए जाकर लिन फेंग के प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे हिट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। और उसके इम्पैक्ट की वजह से भले ही वो डार्क फिनिश वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, पर उसके चलते लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उड़ता हुआ काफी तेजी के साथ नीचे आ गिरा था, जिसके साथ ही लिन फेंग की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे वहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल गॉड वुशेंग तो वहाँ पे लिन फेंग को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था। और उसी के साथ साथ इमोर्टल गॉड वुशेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी को भी समन कर लिया था। और तभी उसकी डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन के अंदर से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जेंट वेपन निकल कर बाहर आने लगा था, जिसे इमोर्टल गॉड वुशेंग सीधा वहाँ पे
लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। जहाँ उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने अंदर थंडर ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, नहीं, ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसका हम दोनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से जेड डिस्क के अंदर चले जाओ। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए कोड स्लो को लेकर सीधा वहाँ पे जेड डिस्क के अंदर चला गया था। जहाँ उन दोनों के अंदर जाते ही जेड डिस्क के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था, जो कि वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वू शेंग के उस खतरनाक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेड डिस्क के अंदर मौजूद थंडर ड्रैगन तो वहाँ पे रिक्रिएशन ऑफ सोलवेंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक अटैक की एनर्जी को भी वहाँ पे डिवोर करने लगे थे। और इमॉर्टल गॉड वू शेंग का वो अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे रिक्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, मैं अब यहाँ पे से और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, जल्दी से यहाँ पे अपने दूसरे ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपने अटैक को रेडी करते हुए कहने लगा था, मिंग फेंग मेरी बच्ची घबराना मत, डैडी तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे पिंगटियान के एंसेस्ट्रल मास्टर सोल को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे उसे बाहर भेजकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर हमला भी करवा दिया था, जो कि वहाँ पे सक्सेसफुल भी रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस अटैक के बाद इमॉर्टल गॉड वू शेंग का वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन ये सब देखकर भी इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम क्या बस इतना ही कर सकते थे, और मानना पड़ेगा तुम में कोई तो खास बात है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे हराने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके डार्क वेपन्स को समन करते हुए सीधा वहाँ पे पिंगटियान के एंसेस्ट्रल मास्टर सोल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अब की बार वो भी वहाँ पे नहीं रोक पाती और वो अटैक वहाँ पे उसकी मास्टर सोल को जीतता हुआ सीधा वहाँ पे उसकी बॉडी के आर पार चला गया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो मास्टर सोल वहाँ पे एक ही झटके के साथ वहीं पे खत्म हो जाती है, जो देखकर तो लिन फेंग वहाँ पे पहले से भी ज्यादा परेशान हो चुका था, जो देखकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे एक इविल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, जल्दी करो, क्या तुम कोई और भी अटैक करना चाहते हो या फिर अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बेटी के साथ डील कर सकता हूँ। इमॉर्टल गॉड वू शेंग की ये सारी बातें सुनकर लिन फेंग को वहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे सामने की तरफ पंच मारते हुए कहता है, मैं अभी भी इसका मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और ये कहकर लिन फेंग खुद ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो गया था, जो देखकर तो थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ये सब तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर तब तक हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था, उसका डार्क ऑरा वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर हावी होने लगा था। जहाँ लिन फेंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मेरी फैमिली को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए चाहे फिर मुझे आउट ऑफ कंट्रोल ही क्यों ना होना पड़े। और ये कहते हुए लिन फेंग अपनी डिमोनिक मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से अपने साथ मर्ज कर चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग का पूरा रूप ही वहाँ पे बदलना शुरू हो चुका था। जबकि लिन फेंग तो लगातार वहाँ पे यही चिल्लाते जा रहा था, मेरी फैमिली को कोई हर्ट नहीं कर सकता, उन्हें बचाने के लिए मुझे एक डेविल क्यों ना बनना पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। और लिन फेंग कैसे कहती है, हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से अपनी डिमोनिक मास्टर सोल बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, जिसके चलते ना सिर्फ उसकी आंखों का कलर वहाँ पे चेंज हो चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ उसका पूरा आउटफिट भी वहाँ पे एक डेविल की तरह लग रहा था, जो देखा तो बेचारे गॉडेस लियो की भी आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि लिन फेंग डार्क पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अपने इस डेविल लॉर्ड वाले लुक के साथ लिन फेंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। पहले वो हमेशा अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता रहता था, पर इस डेविल लॉर्ड की आंखों से एक अलग ही तरह की आग निकल रही थी, जैसे कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसे फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका बस सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी फैमिली की रक्षा करना। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ डिक्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से बाहर आ गया था। जहाँ लिन फेंग के इस डेविल लॉर्ड वाले रूप को देखकर तो इमॉर्टल गॉड वू शेंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये लड़का एक डेविल बन गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई इंसान डार्क पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। पर अभी इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद डेविल लॉर्ड लिन फेंग अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए एक डार्क एनर्जी बीम से सीधा वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक को रोकते हुए इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे पीछे की तरफ धकेला जाने लगा था, और देखते ही देखते उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे खिसकता हुआ और भी ज्यादा पीछे चला गया था। लेकिन वो भी पुराना खिलाड़ी था, पीछे जाते ही वो जल्दी से अपनी डिमोनिक चेंज को कंट्रोल करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर ही हमला करने लगा था, जिससे लिन फेंग भी वहाँ पे खुद को बचाने के लिए बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था। जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अगर यहाँ पे सब ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़का लिन
लिन फेंग यहाँ बहुत ही जल्द मारा जाएगा और अगर ये लड़का यहाँ पे मारा गया तो फिर इस यूनिवर्स को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग प्लीज मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ, अभी के लिए हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इसे हराने का कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे थंडर ड्रैगन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तो वहाँ पे ठान चुका था कि वो अपनी बेटी को बचा के रहेगा, फिर चाहे उसके लिए अपनी जान को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। जबकि थंडर ड्रैगन को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर गॉडेस लू भी वहाँ पे कुछ सोच कर थंडर ड्रैगन के पास आते हुए उनसे कहती है, हमारे क्लैन के पास एक एंशिएंट इमॉर्टल किंग लेवल की फॉरबिडन टेक्निक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक एंशिएंट एंसेस्टर की मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे समन कर सकते हैं। गॉडेस लू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं, और ये सब तुम अब मुझे बता रही हो, अब यहाँ पे खड़ी खड़ी किस बात का इंतजार कर रही हो, ऑलरेडी हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जल्दी से उस एंशिएंट एंसेस्टर को बुलाने की तैयारी करो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस लू भी वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने पास एक एंशिएंट फॉरबिडन स्टोन को बाहर निकाल लेती है और उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपना वाली स्पेशल और सीधा वहाँ पे उसके अंदर डालने लगी थी। और वो वहाँ पे अपने सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने एंशिएंट एंसेस्टर को वहाँ पे बुलाने लगी थी, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, जल्दी करो, हमारे पास यहाँ पे और ज्यादा समय नहीं है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर गॉडेस लू वहाँ पे अपने एंशिएंट इमॉर्टल वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधे वहाँ पे उस एंशिएंट फॉरबिडन स्टोन के अंदर डालते हुए कहती है, मैं गॉडेस लू क्लैन की डिसेंडेंट है, अपने एंशिएंट वार गॉड एब को यहाँ पे समन करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। एंशिएंट वार गॉड प्लीज आकर हमारी मदद कीजिए, आपके डिसेंडेंट्स को आपकी जरूरत है। और गॉडेस लू को ऐसा कहते ही अचानक से ही हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन स्टोन वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो गया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि सीधा वहाँ पे द क्रिएशन ऑफ जेडिक से होते हुए उस सील के ऊपर जाके लगती है और उस सील को भी पार करते हुए सीधा ऊपर आसमान में चली गई थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जायंट पोर्टल ओपन होने लगा था, जिसके अंदर से वहाँ पे चारों तरफ टनल लाइटिंग भी करने लगी थी। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी तक भी वहाँ पे अपने डेविल लॉर्ड वाले रूप में ही था, जो कि वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो दोनों ही वहाँ पे उस फाइट को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के सामने आकर अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी गॉड लेवल की स्टिक उन दोनों के बीच में आते भी उन दोनों के ही हमलों को रोक देती है। और उस गॉड स्टिक से निकलने वाला ऑरा ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वू शेंग के डार्क ऑरा को सप्रेस करता जा रहा था। पर लिन फेंग तो वहाँ पे ये सब देखकर भी रुकने को तैयार नहीं था। वो दोबारा वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स को रिलीज करते हुए इमॉर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर ही अटैक कर देता है। और इस तरह वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। जबकि द क्रिएशन ऑफ जेडिक के अंदर मौजूद थंडर ड्रैगन वहाँ पे ये सब देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वार गॉड मंकी किंग की स्टिक है। और ये कहकर वो वहाँ पे हैरान होकर गॉडेस लू की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा वार गॉड कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग ही है, जो कि रियल गॉड्स तक को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। पर उनका भला तुम्हारे जैसे एक मामूली से क्लैन के साथ क्या रिलेशन होगा? कहीं वार गॉड मंकी किंग को तुम्हारे क्लैन की कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई थी? और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे गॉडेस लू की तरफ देखकर एक सस्पिशियस स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, मुझे लगता है इस सब के पीछे कोई बहुत लंबी कहानी है, जिसे सुनने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान में बना हुआ वो गोल्डन पोर्टल एक बार फिर से बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगा था और उसके अंदर से वार गॉड मंकी किंग की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, काफी ज्यादा समय गुजर गया गॉडेस लू क्लैन की किसी डिसेंडेंट को मुझे समन किए हुए। और ये कहकर मंकी किंग हमेशा की तरह वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे, पर सिर्फ उनकी हंसी से ही आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। और देखते ही देखते उनके गॉड लेवल ऑरा ने वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वू शेंग की मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो सुप्रीम इमॉर्टल हो रहा है। और ये कहकर वो खुद ही ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर से मुझे यहाँ पे कोई गलतफहमी हो रही है। वहीं अपने वार गॉड मंकी किंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर गॉडेस लू खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती हैं, ये बस उनकी रेमिनेंट सोल है, पर उसके बावजूद भी इनकी पावर्स कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। हमारे वार गॉड तो सिर्फ अपने स्पेशल ऑरा के साथ ही इमॉर्टल किंग्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ इस सेल किंग वू शेंग की इमॉर्टल किंग लेवल की फ्लेम कैसे साथ देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से गॉडेस लू के सामने वहाँ पे एक साथ काफी सारी गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे वार गॉड मंकी किंग का रूप ले लिया था, जिन्हें इस यूनिवर्स के अंदर हेवन चैलेंजिंग वार गॉड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हम भी इन्हें वार गॉड कहकर ही बुलाएंगे। और साथ ही साथ हमें वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इस कैरेक्टर को फ्रिक्शन तौर पर लिया गया है, इसका रियल मंकी किंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बताओ, पूरा का पूरा रियल मंकी किंग ही उठाकर कह रहे हैं कि इसका मंकी किंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। खैर चलो, हम भी यही मानकर चलते हैं। जबकि मंकी किंग वार गॉड की ऐसी कमाल की एंट्री को देखकर थंडर ड्रैगन की तो आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी और वो वार गॉड से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा, वार गॉड दोबारा अपनी पावर को रिगेन कर चुके हैं। खैर वार गॉड वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद गॉडेस लू की तरफ देखकर वहाँ पे उनसे
से सवाल करते हुए पूछते हैं, लिटिल गर्ल, क्या तुमने मुझे यहाँ पे समन किया? वारगोड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस लू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती हैं, मेरा नाम एलियो चू सियान है और मैं गॉडेस लू क्लैन की एक डिसेंडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे आपको बुलाया था। और ये कहकर गॉडेस लू उन्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहती है, हेवन चैलेंजिंग वारगोड, मैं यहाँ पे आपका अपने रियलम के अंदर स्वागत करती हूँ। और ये कहते हुए गॉडेस लू वहाँ पे वारगोड के सामने अपना सर हल्का सा झुका लेती है, लेकिन वारगोड तो अभी तक वहाँ पे गॉडेस लू की खूबसूरती में ही खोए हुए थे। उन्हें वहाँ पे गॉडेस लू के अंदर किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहते हैं, हजारों लाखों साल गुजर गए पर तुम अभी के अभी वैसे ही दिखाई देती हो। असल में गॉडेस लू का फेस बिल्कुल अपनी एंसेस्टर की तरह का था जिन्हें कभी वारगोड प्यार किया करते थे। अब ये सारी कहानी क्या है, इसके बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वारगोड वहाँ पे गॉडेस लू को देखकर ऊपर आसमान में देखते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझे अपनी एंसेस्टर की याद दिलवा रही हो, तुम बिल्कुल अपनी एंसेस्टर की तरह ही दिखाई देती हो। और ये कहकर वारगोड वहाँ पे अचानक से गुस्सा होते हुए कहते हैं, अगर उस समय मैं घायल नहीं होता तो मैं तुम्हारी एंसेस्टर को किसी को भी टच नहीं करने देता, पर उस समय मजबूरन मुझे हेवन की तरफ से वापस बुला लिया गया था। आपको तो पता ही होगा वारगोड मंकी किंग का हेवन के साथ 36 का आंकड़ा है, इसलिए इस यूनिवर्स में भी उन्हें हेवन चैलेंजिंग वारगोड कहा जाता है, क्योंकि हेवन को चैलेंज करने वाले वो बस इकलौते ही है। खैर ये सब कहकर वहाँ पे वारगोड गुस्सा होते हुए गॉडेस लू से कहते हैं, पर चिंता मत करो, भले मैं उस समय तुम्हारी एंसेस्टर को नहीं बचा पाया था, पर आज मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हेल फीनिक्स से मैं आ रहा हूँ, अब की बार मुझसे बचकर दिखाना। वहीं वारगोड मंकी किंग कैसा कहते ही बेचारे मोटल गॉड वूशेंग को वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दम वहाँ पे घुट रहा हो, इसलिए वो वहाँ पे उस फीलिंग को महसूस करके वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, कोई बहुत बड़ा खतरा मेरी तरफ आ रहा है। और अभी बेचारे मोटल गॉड वूशेंग वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ वारगोड वहाँ पे द क्रिएशन ऑफ द डिस्क से बाहर आ चुके थे और आते साथ ही वो वहाँ पे अपनी स्टिक को कंट्रोल करते हुए उसे दोबारा से वहाँ पे छोटा कर देते हैं, जिसे वो वहाँ पे अपने हाथों में लेने के बाद हेल किंग इमोर्टल गॉड वूशेंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, जो भी फायरी इमोर्टल रियलम में तबाही लाने की कोशिश करेगा उसे मेरा सामना करना होगा, और मेरा सामना करने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मौत। जबकि ये सब देखकर तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद इमोर्टल गॉड वूशेंग को वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो बस लगातार नाम अपना सर हिलाते हुए कहे जा रहा था, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर से मेरे सामने कोई इल्यूजन है, भला खुद हेवन चैलेंजिंग वारगोड यहाँ पे कैसे आ सकता है। और हेल किंग इमोर्टल गॉड वूशेंग कैसा कहते ही हमारे ये कमाल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों कैसी लगी आपको वारगोड मंकी किंग की एंट्री, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।